यूक्रेन की विशाल ड्रोन सेना लगातार विविधता और विस्तार कर रही है, जिसमें कई नवीनतम मॉडलों में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में बड़ी सुधार देखी जा रही है, जैसे कि बढ़ी हुई रेंज और बड़े वारहेड्स। नवीनतम मॉडलों में से एक जिर्का का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा है उसका खुद का दिमाग। ये स्वचालित रूप से दुश्मन की धमकियों को खोजने, ट्रैक करने और खत्म करने में सक्षम है, बिना किसी इंसान द्वारा उड़ाए या नियंत्रित किए। ये यूएवी तकनीक का अगला विकास है, एक अमानवीय शिकारी जो यूक्रेन के आसमान में सिर्फ एक मकसद से छोड़ा गया है, ज्यादा से ज्यादा रूसी ड्रोन ढूंढकर नष्ट करना। ऐसे ड्रोन का संभावित प्रभाव कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन आने वाले महीनों में ये युद्ध के मैदान को कैसे बदल सकता है, ये देखने से पहले आइए पहले इसके विकास और डिजाइन पर नजर डालें। जिर्का सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग यूक्रेनी रक्षा कंपनियों नॉक्टिस और वीरे इंडस्ट्रीज की सोच का नतीजा है। नॉक्टिस एक रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है जो मानव रहित सिस्टम ऑटोमेशन और इंटरसेप्शन तकनीकों जैसे बुद्धिमान काउंटर ड्रोन समाधान में माहिर है। नई हार्डवेयर को शुरू से डिजाइन और डेवलप करने पर ध्यान देने के बजाय ये कंपनी अपने प्रयासों को ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स विकसित करने पर केंद्रित करती है, जैसे टारगेट ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन एल्गोरिदम, जो ड्रोन को और ज्यादा स्मार्ट और घातक शिकारी बना सकते हैं, साथ ही मानव ऑपरेटरों का बोझ भी कम करते हैं। वीरे इंडस्ट्रीज कीव में एक छोटे युद्धकालीन स्टार्टअप से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये यूक्रेन में उन्नत मानव रहित हवाई प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सैन्य सॉफ्टवेयर के अग्रणी निर्माताओं में से एक बन गई है। ये वीरे 15 कामिकाजे ड्रोन और वीरे ऑप्टो 15 फाइबर ऑप्टिक यूएवी जैसे यूएवी बनाती है। साथ ही ड्रोन एक्सेसरीज जैसे मारा प्रो ड्रोन माउंटेड रिले सिस्टम और वीरे 19 ग्राउंड स्टेशन भी बनाती है। यूक्रेन में 80% से अधिक ड्रोन घटक घरेलू रूप से बनते हैं। नए जिर्का ड्रोन का विकास मुख्यतः नॉक्टिस ने किया, जबकि वीरे ने निवेश और उत्पादन विशेषज्ञता दी ताकि श्रेष्ठ उत्पाद बन सके, क्योंकि वे कोई साधारण ड्रोन नहीं बना रहे थे। यह एक बहुत ही विशेष उद्देश्य वाला ड्रोन था। इसे परम शाहिद विनाशक होना था। शाहिद ड्रोन की उत्पत्ति ईरान में हुई थी और इन्हें सबसे पहले 2022 में यूक्रेन युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान रूस को आपूर्ति किया गया था। रूसी सेना ने बाद में इन उपकरणों को संशोधित करना और बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू किया। साथ ही इन्हें एक नया नाम भी दिया, गेरुंड 2, लेकिन दुनिया का अधिकांश हिस्सा इन्हें अभी भी शाहिद के नाम से ही जानता है। संघर्ष के दौरान इनका इस्तेमाल यूक्रेन के कस्बों और शहरों पर अनगिनत हमलों में भारी तबाही मचाने के लिए किया गया है, जिनका निशाना सैन्य और नागरिक दोनों तरह के बुनियादी ढांचे रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये हमले अधिकतम नुकसान पहुंचाएं, रूसी फैक्ट्रियां हर महीने हजारों यूनिट्स का उत्पादन करती हैं। इसके कमांडर सीमा पार और यूक्रेन में बड़े झुंड भेजते हैं। क्रेमलिन के इंजीनियर ड्रोन की क्षमताएं लगातार बेहतर करते हैं। मूल रूप से उदाहरण के लिए शाहिद केवल 50 किलोग्राम यानी 110 पाउंड तक के वारहेड ले जाने में सक्षम थे। रूसी इंजीनियरों ने इन्हें और विनाशकारी बनाने के तरीके खोज लिए हैं। नए वेरिएंट्स में अक्सर 90 किलोग्राम यानी 200 पाउंड के वारहेड होते हैं। रूसी टीमों ने जेट इंजन वाले शाहिद वेरिएंट भी बनाए हैं, जो 500-600 किलोमीटर घंटा 300-370 मील भी घंटा की तेज रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश साधारण और सस्ते प्रोपेलर पर ही निर्भर करते हैं, जिससे इनकी अधिकतम गति लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा या 115 मील प्रति घंटा होती है। ये कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और यूक्रेन की वायु रक्षा को अभिभूत करने के लिए भारी संख्या में इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए एक ही हमले में 660 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल होना आम है और यूक्रेनी मीडिया के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने करीब 60,000 ड्रोन लॉन्च किए हैं। सौभाग्य से संघर्ष बढ़ने पर यूक्रेन की सेनाओं ने इस खतरे से निपटने के तरीके ढूंढ लिए हैं। उन्होंने आज दुनिया के सबसे जटिल और प्रभावी वायु रक्षा नेटवर्क में से एक विकसित किया है, जिसमें AI टरेट्स, मोबाइल फायरिंग टीमें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल बैटरियां और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। उन्हें बाहर से भी मदद मिली है। पश्चिमी सहयोगियों ने यूक्रेन को बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियां दी,
जब अमेरिकी दूरसंचार कंपनी स्टारलिंक को पता चला कि रूसी उसकी सैटेलाइट्स का उपयोग कर रहे हैं, तो उसने तुरंत उनकी पहुंच रोक दी, जिससे उनकी गतिविधियां बाधित हो गई। फिर भी ये झुंड लगातार आते रहते हैं और रूस के इंजीनियर अपने ड्रोन को और अधिक असरदार बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। उनके नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, उनकी बनावट को ऑप्टिमाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिरोध की और भी स्मार्ट प्रणालियां जोड़ते हैं। इसके जवाब में यूक्रेन इन ड्रोन को खत्म करने और उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को समाप्त करने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके खोजने की कोशिश करता रहता है। उनके द्वारा खोजे गए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करना, यानी ऐसे यूएवी जो खास तौर पर निगरानी मिशन या ज़मीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हवा में ही दूसरे यूएवी को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये तरीका बहुत प्रभावी रहा है। असल में जब से यूक्रेन ने अपने इंटरसेप्टर शस्त्रागार का विस्तार कर वाइल्ड हॉर्नेट स्टिंग 2, स्काईफॉल P1 सन और ऑक्टोपस 100 जैसे सिस्टम तैनात किए हैं, रूस के ज्यादातर हवाई साधनों को गिराने में इसे ज्यादा सफलता मिली है। वास्तव में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कीव की सेनाओं ने इंटरसेप्टर और अन्य उपायों का इस्तेमाल करके दुश्मन के लगभग 95% ड्रोन को नष्ट कर दिया, जिससे इस प्रक्रिया में अनगिनत जानें बचाई गई। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि कीव इस तकनीक में और अधिक निवेश करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी और बेहतरीन ड्रोन कंपनियां या तो मौजूदा इंटरसेप्टर को अपग्रेड करने या नए इंटरसेप्टर विकसित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। हम फिर जिर्का पर आते हैं, जिसे काउंटर ड्रोन डिफेंस के अनुभवी इंजीनियरों और प्रोग्रामरों की टीम ने शुरू से डिजाइन किया है। इस रोमांचक इंटरसेप्टर की आधिकारिक घोषणा वीरे द्वारा 30 जून 2026 को की गई थी, जिसमें कंपनी ने जिर्का की तकनीकी विशेषताओं और अनूठी क्षमताओं की एक विस्तृत सूची साझा की थी। जिर्का का बुलेट जैसा आकार यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए P1 सन जैसे इंटरसेप्टर ड्रोन से मिलता है। निर्माता ने खुलासा किया है कि ये 340 किलोमीटर प्रति घंटा या 211 मील प्रति घंटा से अधिक की गति प्राप्त कर सकते हैं और 6 किलोमीटर या लगभग 3.7 मील की ऊंचाई पर संचालन करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेडियस 30 किलोमीटर यानी लगभग 18.6 मील तक है और ये एक बार में 20 मिनट तक हवा में रह सकता है, जो दुश्मन के ड्रोन को खोजने, ट्रैक करने और उनसे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। और जब दुश्मन के लक्ष्यों से मुकाबला करने का समय आता है, तब जिर्का वास्तव में सबसे अलग और खास नजर आता है। ज्यादातर दूसरे ड्रोन को उड़ान से लेकर लक्ष्य खोजने और उसे ट्रैक करना शुरू करने तक मैनुअल गाइड करना होता है। उनमें से कुछ में स्वायत्त क्षमताएं होती हैं, जो उनके AI दिमाग को उड़ान के अंतिम चरण में नियंत्रण संभालने देती है जब वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आमतौर पर उन्हें अपनी हवाई यात्रा के शुरुआती चरणों में मानव पायलट की जरूरत होती है। जिर्का अलग है। वीरे के अनुसार यह ड्रोन स्वचालित रूप से हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है, चाहे वे कितनी भी तेज गति से क्यों न चल रहे हों, और इसके लिए लगातार ऑपरेटर इनपुट की आवश्यकता नहीं होती। यही सबसे बड़ा फर्क है और यही कारण है कि यह ड्रोन यूक्रेन की इंटरसेप्टर सेना का नया सितारा बन सकता है। क्योंकि अगर वीरे की इस ड्रोन के बारे में कही गई बातें सही हैं, तो यूक्रेन सैद्धांतिक रूप से जिर्का के पूरे झुंड को आसमान में भेज सकता है, बिना जमीन पर बड़ी संख्या में पायलटों की टीम की जरूरत के। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइलों की तरह काम करेंगे। इन्हें अलग अलग मॉनिटर करने या मैन्युअली उनके लक्ष्यों तक गाइड करने की जरूरत नहीं होगी। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की उन्नत क्षमताएं काफी महंगे दाम पर मिलेंगी, लेकिन जिर्का ड्रोन की एक और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैरान कर देने वाला सस्ता है। वीरे इंडस्ट्रीज का कहना है कि हर यूनिट की कीमत अधिकतम सिर्फ $2000 तक है, यानी हो सकता है कि ये आज बाजार का सबसे सस्ता इंटरसेप्टर न हो। P1 सन आधी कीमत में बन सकता है, लेकिन जिर्का अब तक का सबसे सस्ता इंटरसेप्टर है जिसमें अपनी ऑटोमेटिक डिटेक्शन और गाइडेंस क्षमता है। इतना एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर इतनी कम कीमत पर मिलना साबित करता है कि यूक्रेन की डिफेंस कंपनियां अब बहुत एफिशिएंट और किफ़ायती हैं और आज के मुश्किल समय व आर्थिक दबाव में भी अच्छा काम कर रही है। ये कम कीमत रूस के लिए भी बेहद बुरी खबर है, लेकिन इससे पहले कि हम बताएं क्यों,
अगर आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते इसे विस्तार से बताते हैं। हम नहीं कह सकते कि रूस अपने शाही ड्रोन बनाने में कितनी कीमत चुकाता है। अलग अलग स्रोत अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ अनुमान के मुताबिक एक यूनिट की कीमत $20,000 तक कम है, जबकि कुछ अन्य के अनुसार ये $80,000 तक भी हो सकती है। तर्क के अनुसार असली कीमत शायद इन दोनों सीमाओं के बीच कहीं होगी, यानी एक सामान्य शाहिद या गेरुंड 2 ड्रोन के लिए लगभग $50,000 के आसपास। इन ड्रोन की तुलनात्मक रूप से सस्ती उत्पादन लागत ने 2022 में जब पहली बार ये ड्रोन यूक्रेन की हवाई सीमा में दाखिल हुए, तब से यूक्रेन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे खतरे को कीमती हथियार बर्बाद किए बिना कैसे निष्क्रिय करें, क्योंकि इंटरसेप्टर ड्रोन आने से पहले दुश्मन के ड्रोन को गिराने का एकमात्र पक्का तरीका इंटरसेप्टर मिसाइल ही था, और इंटरसेप्टर मिसाइलें सस्ती नहीं आती। यूक्रेन के कई पश्चिमी सहयोगी सालों से ये हथियार खुशी से दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने पेट्रियट PAC मिसाइलें और AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी AMRAAMs जैसी मिसाइलें दी है। AIM-120 मिसाइल की कीमत लगभग $1 मिलियन है, जबकि पैक 2 और पैक 3 की कीमत कई मिलियन डॉलर प्रति मिसाइल है। यहाँ तक कि कीव के शस्त्रागार में मौजूद कुछ सस्ती इंटरसेप्टर मिसाइलें जैसे कि जर्मन IRIS-T मिसाइलें, उनकी कीमत भी प्रति यूनिट कई लाख डॉलर है। इन हथियारों की उपलब्धता भी सीमित है। उदाहरण के लिए यूक्रेन को युद्ध के पहले 4 सालों में करीब 600 पैट्रियट मिसाइलें ही मिली थी। तो ये हथियार न केवल बेहद कीमती हैं, बल्कि दुर्लभ भी है। और इसमें तर्क नहीं कि $1 मिलियन की मिसाइल $50,000 के ड्रोन पर दागी जाए, जब दुश्मन उसी दिन सैकड़ों ऐसे ड्रोन बना और भेज सकता है। यूक्रेन के पास विकल्प नहीं था, उसे अपने इंटरसेप्टर्स रिजर्व में रखने पड़े और उन्हें सिर्फ बड़े, ज्यादा महंगे दुश्मन खतरों जैसे क्रूज मिसाइलों के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि शाहिद से निपटने के लिए कहीं सस्ते तरीके ढूंढने पड़े। सौभाग्य से देश ने इस चुनौती का बहुत अच्छे से सामना किया है और ज़िर्का इसका सबूत देने वाला ताज़ा उदाहरण है। अगर आप $50,000 के दुश्मन संसाधन को $2,000 के हथियार से नष्ट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहद किफ़ायती सौदा है और विरोधी के लिए बहुत बुरा है। अगर यूक्रेन आसमान में काफ़ी ज़िर्का तैनात कर ले, तो हर ज़िर्का जो रूसी शाहिद को मार गिराएगा, वो क्रेमलिन को औसतन $48,000 का नुकसान पहुंचाएगा। मॉस्को के बड़े रक्षा बजट के मुकाबले ये उतना अधिक नहीं है, लेकिन कई ड्रोन गिराए जाने की लागत जल्दी ही बढ़ जाती है, जो लाखों में पहुंच जाती है और लंबी अवधि में ये संभावित रूप से अरबों तक भी जा सकती है। रूस पहले से ही कई आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है, जिसका मुख्य कारण युद्ध की बढ़ती लागत, यूक्रेन के ड्रोन हमलों का उसके तेल रिफाइनरियों पर असर और उसके वित्तीय तंत्र को निशाना बनाते हुए पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की बाढ़ है। ज़िर्का यूक्रेन के लिए, दुश्मन के लिए इस युद्ध को असहनीय रूप से महंगा बनाने, संपत्तियां नष्ट करने और लोगों व बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में मदद करता है। बिल्कुल, इस ड्रोन का कुल प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि यह वास्तव में शाही ड्रोनों को कितनी अच्छी तरह ढूंढ और नष्ट कर पाता है, लेकिन जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, उसे देखते हुए यह ज्यादा बड़ी समस्या नहीं लगती। जैसा बताया गया था, नॉक्टिस और वीरे इंडस्ट्रीज ने ज़िर्का को खास तौर पर शाही ड्रोनों को मार गिराने वाला बनाने का इरादा किया था। इसका मतलब है कि डिजाइन के सभी फैसले इसी उद्देश्य से लिए गए थे। हर पुर्जा सावधानी से तैयार और चुना गया ताकि UAV रूसी समकक्षों के लिए बुरा सपना बने। कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ा गया। डिजाइन टीम ने तो यूक्रेन की एक विशेषज्ञ शाहिद रोधी बटालियन, जिसे डार्क नोड के नाम से जाना जाता है, से भी संपर्क किया ताकि वे जरूरी जानकारी और सलाह ले सके कि अपने ड्रोन को सबसे बेहतरीन कैसे बनाया जाए। यूक्रेन में डार्क नोड टीमें शाहिद ड्रोन खोजने और नष्ट करने में सबसे प्रभावी है, जिन्होंने अब तक 1500 से अधिक ड्रोन तबाह किए हैं। उन्हें इन ड्रोन के डिजाइन की पूरी जानकारी है और वे यह भी जानते हैं कि इनकी कमजोरियों का सबसे अच्छा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। उनकी जानकारी इंजीनियरों और डेवलपर्स के लिए बेहद कीमती साबित हुई, जो इस नए इंटरसेप्टर पर काम कर रहे थे, और उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत अंतिम उत्पाद में वे सभी खूबियां और क्षमताएं नजर आती हैं जो शाहिद ड्रोन को आसानी से नष्ट करने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, ज़िर्का एक सामान्य गेरुंड 2 से लगभग दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता है।
इसका मतलब ये है कि भले ही कोई रूसी ड्रोन पूरी रफ्तार से किसी यूक्रेनी शहर की ओर बढ़ रहा हो, ज़िर्का के पास फिर भी पर्याप्त समय होगा कि वह उड़ान भरे, उसे लॉक करे और उसके अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ ले। यहाँ तक कि अगर शाहिद बचाव के लिए कोई चाल चलता भी है तो भी ज़िर्का की जबरदस्त रफ्तार की बढ़त अंत में जंग जीतने के लिए काफी होनी चाहिए। ज़िर्का की स्वायत्त विशेषताएं भी बेहद फायदेमंद हैं। अगर ये ड्रोन मैनुअल ऑपरेटरों पर निर्भर होते तो यूक्रेन को इन्हें उड़ाने के लिए अनगिनत और पायलट ढूंढने और ट्रेनिंग देनी पड़ती, जिससे किसी भी समय तैनात किए जा सकने वाले यूएवी की कुल संख्या पर सख्त सीमाएं लग जाती। हालांकि ज़िर्का के एआई सिस्टम्स की वजह से यूक्रेन संभावित रूप से इन ड्रोनों के पूरे झुंड को सिर्फ एक इंसानी पर्यवेक्षक की निगरानी में लॉन्च कर सकता है, जो उन पर नजर रखे और उनकी प्रगति की निगरानी करे। ये यूक्रेनी ड्रोन चालक दलों पर बोझ को काफी हद तक कम कर देता है और साथ ही उनके लिए अपने दुश्मनों के बढ़ते हुए झुंड और सैचुरेशन प्रयासों का मुकाबला करना भी आसान बना देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रूसी कमांडर अभी भी भारी ताकत पर निर्भर हैं। उनका मानना है कि सफलता की कुंजी अपने दुश्मन पर लगातार अधिक से अधिक ड्रोन और मिसाइलें फेंकने में है, इस उम्मीद में कि भले ही उन ड्रोन का एक बड़ा हिस्सा रास्ते में ही रोक लिया जाए, फिर भी कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और हमला कर देंगे। समय के साथ उन्हें उम्मीद है कि ये हमले इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि यूक्रेन को हार मानने और सफेद झंडा लहराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कीव लगातार इन बढ़ती हुई विशाल झुंडों से निपटने के तरीके खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है और ज़िर्का अन्य इंटरसेप्टरों के साथ मिलकर एक आदर्श विकल्प की तरह दिखता है। ये पूरी कहानी दोनों पक्षों के बीच रणनीति और अनुकूलनशीलता में भारी अंतर को भी दर्शाती है। एक तरफ रूस है जो युद्ध के शुरुआती चरणों से ही उन्हीं ड्रोनों पर भारी निर्भरता बनाए हुए है। हाँ, इसके इंजीनियरों ने समय के साथ कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन शाहिद अभी भी क्रेमलिन की ड्रोन सेना की रीढ़ है, जैसे कि वो 2022 में थी। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने एक बहुत ही विविध यूएवी शस्त्रागार तैयार किया है, जिसमें लंबी दूरी के स्काउट से लेकर बाबा यागा बमवर्षक ड्रोन और ज़िर्का जैसे एआई इंटरसेप्टर तक सब कुछ विकसित किया है। संक्षेप में, यूक्रेन ने रूस के सामने खतरों की चकरा देने वाली भरमार खड़ी कर दी है और क्रेमलिन को उनमें से कई का मुकाबला करने के तरीके खोजने में कठिनाई हुई है। रूस हर साल एक ही तरह के ड्रोन इस्तेमाल करता है, जबकि यूक्रेन ने उनसे निपटने के दर्जनों असरदार तरीके बना लिए हैं। ज़िर्का उनमें से एक है, लेकिन ये अब तक के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक साबित हो सकता है। ऐसा लगता है कि रूस के पास फिर कम विकल्प हैं, जिससे वो इस नए ड्रोन को अपने यूएवी पर तबाही मचाने से रोक सके। एक यूक्रेनी समाचार चैनल ने ज़िर्का पर एक विमानन और ड्रोन विशेषज्ञ का साक्षात्कार लिया। जब उनसे पूछा गया कि रूस इसका मुकाबला कैसे कर सकता है, तो उन्होंने बताया कि क्रेमलिन ने अपने ड्रोन में ऑनबोर्ड कैमरे और चेतावनी सेंसर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ताकि वे आसपास के खतरों का पता लगा सके। साथ ही यूक्रेनी ड्रोन संचार को बाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमर भी लगाए गए हैं। हालांकि वो यह भी बताते हैं कि इनमें से कोई भी उपाय ज़िर्का के खिलाफ प्रभावी साबित होने की संभावना नहीं है। इसकी गति का मतलब है कि इसे शाहिद कैमरों द्वारा देखे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, और इसकी स्वायत्त क्षमताओं का मतलब है कि इस पर जैमर का भी शायद ही कोई असर पड़ेगा। विशेषज्ञ ने आगे बताया कि यूक्रेनी रक्षा कंपनियां अपनी तकनीकों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए यूरोपीय साझेदारों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वे अधिक उन्नत कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग और मजबूत सेमीकंडक्टर्स पर विचार कर रहे हैं, ताकि वे मौजूदा ड्रोन से अधिक स्मार्ट, मजबूत और तेज ड्रोन बना सके। नॉक्टिस और वीरे इंडस्ट्रीज का कहना है कि वे ज़िर्का 2.0 इस नए ड्रोन का उन्नत संस्करण पर काम कर रहे हैं। नॉक्टिस के विकास निदेशक ओलेक्सी कोमल्युचेंको के अनुसार नए वेरिएंट में अधिक स्वायत्त क्षमताएं, उन्नत ऑप्टिक्स जो इसे दूर से ही लक्ष्यों को पहचानने देंगे, और स्वचालित प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होंगे, जिससे ये लक्ष्य के पास पहुंचते ही पेलोड विस्फोटित कर सकेगा। संक्षेप में, जहां रूस केवल अपनी ड्रोन सेना को बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं यूक्रेन अपनी सेना को और अधिक स्मार्ट, मजबूत और प्रभावी बना रहा है। और अब तक यूक्रेन का तरीका कामयाब साबित हो रहा है। अब आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि यूक्रेनी ड्रोन रूस के लिए किस तरह की अफरा तफरी मचा रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कीव की सेनाओं ने क्रेमलिन के काला सागर बेड़े को कैसे पंगु बना दिया।
और व्लादिमीर पुतिन के प्रभाव क्षेत्र को नाटकीय रूप से कैसे कम कर दिया। या फिर इस वीडियो को देखें जिसमें रूस में बढ़ते ईंधन संकट की झलक मिलती है, जहां रूसी जनता को एक टैंक ईंधन भरवाने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। और अंत में द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी जानकारियां और ताज़ा खबरें मिलती रहें जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे।